मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सर्वेभ्यः नमस्काराः। सभी का पुनः एक बार स्वागत है इस श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल के दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र के तृतीय पत्र में हमने प्रथम पत्र एवं द्वितीय पत्र के क्या क्या पाठ्यांश बिंदु है और उनमें किस प्रकार से किन किन विषयों को दर्शाया गया है, इसके बारे में हमने पूर्व के वीडियोस में अध्ययन किया। प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से हम डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र का जो तृतीय पत्र है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तृतीय प्रश्न पत्र का नाम जो है वह है द्वार गवाक्षादि विचार एवं मुहूर्त विचार। इसका पेपर कोड 633 है। इस पत्र में भी 3 इकाइयां हैं, 3 यूनिट्स हैं। पहले यूनिट का नाम गृहारंभ मुहूर्त एवं द्वारादि विचार, दूसरी यूनिट का नाम गृह संबंधित शुभाशुभ योग एवं गृह प्रवेश मुहूर्त, एवं तीसरी यूनिट का जो नाम है गवाक्षादि विचार एवं प्रवेश विधान। मित्रों, प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से हम इन विषयों के बारे में, इस पाठ्यक्रम के विषय में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि इस पत्र का नाम द्वार गवाक्षादि विचार एवं मुहूर्त विचार है। पहली इकाई में गृहारंभ मुहूर्त एवं द्वारादि विचार। हमें गृह का आरंभ कब करना चाहिए, किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, उसमें कौन कौन से विषयों को ध्यान में रखा जाता है, तथा द्वार किस दिशा में हम बनाएं, राशि के अनुसार किस दिशा में द्वार होना चाहिए, आयादी के द्वारा जो पूर्व में भी जाना किस दिशा में द्वार हो, इसका ज्ञान हमें करना, हम इसके बारे में इस इकाई में हम जानेंगे, जिसमें सारांश प्रस्तावना लिखी गई है, जिसके माध्यम से आप इसके एवं साथ ही साथ उद्देश्य दिया गया है कि गृह आरंभ का शुभ मुहूर्त कब होता है, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। एक सप्त सकार नामक गृहारंभ में विशेष शुभ योग होता है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। गृहारंभ हेतु वृष वास्तु चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, उसका साधन किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार से वह वृष वास्तु चक्र का विचार किया जाता है, उसके बारे में है जानकारी। मुख्य द्वार से संबंधित विषयों को आप जान पाएंगे और गृह के समीप शुभाशुभ अन्य वृक्षों को आप कौन कौन सा होना चाहिए, इन सभी का ज्ञान आप प्राप्त करेंगे। गृहारंभ मुहूर्त एवं द्वारादि विचार यदि हम आगे विचार करें तो शुभ मुहूर्त का ज्ञान करना चाहिए। इसमें हमें काल की शुद्धि सबसे पहले की जाती है कि किस प्रकार के काल में हमें करना है, उसका ध्यान रखा जाएगा। गृहारंभ में शुभ मास एवं तिथ्यादि विचार, कौन कौन से मास ग्राह्य हैं, यथा मार्गशीर्ष, फाल्गुन, वैशाख, माघ, श्रावण तथा कार्तिक इत्यादि मासों में गृह आदि का निर्माण किया जाता है, अर्थात गृहारंभ किया जा सकता है। उसके विभिन्न प्रमाण क्या है वह आप देख पा रहे हैं इस प्रस्तुत पाठ्यांश के माध्यम से, तथा कौन कौन सी तिथ्यादि शुभ होते हैं उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। इसके बाद राहु मुख विचार के बारे में पूर्व के पाठ्यांशों में भी जाना है हमने कि किस दिशा में सूर्य किस राशि में स्थित होते हैं, तो उस समय राहु का मुख किस दिशा में होता है और उसके अनुसार जिस दिशा में उनका कोई अंग नहीं होगा, जो सर्पाकार राहु की स्थिति बनती है, उस अंग विशेष में कब हम किस स्थिति में होने पर, सूर्य की स्थिति होने पर हम उस अंग विशेष में हमें राहु मुख का ज्ञान करके शिलान्यास करना चाहिए। ये सब विषय आप जान चुके हैं। गृहारंभ में पंचांग शुद्धि अवश्य करनी चाहिए। पंचांग कौन कौन से होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण, इसके विषय में कौन सी तिथियों में सामान्य तौर पर रिक्ता तिथि, अमावस्या, प्रतिपदा आदि तिथियों को छोड़कर हमें गृहारंभ का कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से पंचांग शुद्धि यहाँ पर बताई गई है। गृहारंभ में एक सप्त सकार नामक योग होता है, अत्यंत शुभ योग होता है। उस सप्त सकार के लिए यह कहा गया है कि यदि शनिवार का दिन हो, स्वाति नक्षत्र हो, सिंह लग्न हो, शुक्ल पक्ष हो, सप्तमी तिथि हो, शुभ योग हो और श्रावण मास हो, यदि ऐसा कोई योग किसी दिन बन जाए तो उस दिन यदि आप गृह निर्माण करेंगे तो निश्चित तौर पर अत्यंत वह शुभदायक होगा। इसके पश्चात भूमि शयन के नक्षत्र एवं उपयोगिता,
जब भूमि शयन करती है तब हमें शिलान्यास अर्थात गृहारंभ इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो भूमि शयन किस प्रकार से विचार किया जाता है वह इस पाठ्यांश में निर्धारित है। सूतिका गृह इत्यादि का जब घर में हम निर्माण करते हैं सूतिका गृह का, उसमें काल विचार कैसा किया जाता है वह भी यहाँ पर दिया गया है। पुराने समय में सूतिका गृह का निर्माण भी किया जाता था, आज के समय में तो अस्पताल इत्यादि में सूतिका होता ही है, इसलिए उतना विचार नहीं होता है। लेकिन पुराने समय में बाकायदा इसका एक कक्ष का निर्माण होता था, वह कब बनाया जाए उसके विषय में भी यहाँ पर इस पाठ्यांश में दिया गया है, उसका मुहूर्त के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। गृहारंभ में वृष वास्तु चक्र, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है, जिसके बारे में आप नक्षत्र के आधार पर कि सूर्य किस नक्षत्र में है और वर्तमान नक्षत्र कौन सा चल रहा है, इसके अनुसार वृष वास्तु चक्र का एक वृष की आकृति के अनुसार हम विभिन्न नक्षत्रों का विन्यास करते हैं, और सूर्य जिस नक्षत्र में होता है उससे वर्तमान नक्षत्र तक गणना करके कौन सा नक्षत्र आ रहा है उसके विभिन्न फल बताए गए हैं। अर्थात सूर्य नक्षत्र से वर्तमान यदि नक्षत्र 7 संख्या के अंदर होंगे तो वह सामान्य तौर पर अशुभ होते हैं, और अगले 11 8वें से लेकर अगले 11 जो होंगे वो शुभदायक होते हैं। उन नक्षत्रों में हमें गृहारंभ करना चाहिए, और 7 और 11 यह सब जोड़ के 18 हो जाते हैं, तो 19वें से लेकर के कि अंत तक जो होगा उनके विषय में अंतिम जो 10 है वह भी अशुभदायक है। यहाँ पर त्रुटि टाइपिंग मिस्टेक है, यह अशुभदायक आपको जानना है। तो इस प्रकार से वृष वास्तु चक्र का निर्माण होता है, जिसको आप इस पाठ्यक्रम के माध्यम से समझ सकते हैं। अभ्यास प्रश्न कुछ दिए गए हैं। अजीर्ण एवं जीर्ण गृह के विषय में विचार किया गया है कि जीर्ण गृहों का भी हम उसमें कार्य करना चाहिए, तो हम कब कर सकते हैं उसके बारे में आप इसमें पढ़ सकते हैं। वार विचार, किन वारों में सूत्रपात इत्यादि करना चाहिए वह आप इस पाठ्यांश के माध्यम से जान सकते हैं। द्वार विचार, किस राशि के व्यक्ति के लिए किस दिशा का द्वार ठीक होगा, इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। उसके भवन का मुख्य द्वार किस दिशा का लेना चाहिए, यह आप इस पाठ्यांश के माध्यम से जान सकते हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आय के अनुसार, जो पूर्व में हमने 8 आयों का साधन किस प्रकार से करते हैं, कौन सी आय आपके पिंड के अनुसार आती है, तो उसके अनुसार भी द्वार का निर्णय। राशि वर्ण संबंध तथा आय के द्वारा, इन दोनों के समन्वय संवेद संबंध से भी किस दिशा का द्वार अच्छा होगा उसके बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। एकाशीति पद विन्यास के अनुसार हमें द्वार कहाँ बनाना चाहिए यह सब आप देख सकते हैं। विभिन्न उसमें किस द्वार का क्या फल होगा वह यहाँ पर दिया गया है, कि मान लो यह पूरे ईशान्य से लेकर के यहाँ पर आपको स्थितियां इनकी देख पा रहे होंगे देवताओं की, तो किस देवताओं में आप द्वार बनाएंगे अपने पिंडों को जब 9 भाग में करते हैं, तो उसके हिसाब से किस पद में आप द्वार बनाते हैं तो उसका फल पूरा इस पाठ्यांश में आपको दिया गया है। कौन से पद में द्वार बनाना चाहिए, कौन से पद में द्वार नहीं बनाना चाहिए, इस पाठ्यांश के अध्ययन से आप जान सकते हैं। इसके बाद अगला जो विषय है वह द्वार वेद विचार, अर्थात द्वार के सम्मुख कौन सी सामग्री है, कहीं कोई ठीक सीधा रास्ता तो नहीं है, कोई खंभा तो नहीं है, कोई वृक्ष तो नहीं है, इत्यादि विषय का विचार इस द्वार वेद के माध्यम से करते हैं, जो कि अशुभदायक होता है। इन द्वार वेद से संबंधित विस्तृत विचार इस पाठ्यांश में दिया गया है। निश्चित तौर पर उसका माध्यम से आप उसकी अशुभता के बारे में जान सकते हैं, और उसका परिहार भी दिया गया है कि यदि उच्छाया द्विगुणाम विहाय पृथ्वी वेदो न वित्यंतरे, अर्थात जो मकान की ऊंचाई है उससे दूनी ऊंचाई पर यदि कोई वेद है, कोई वृक्ष है या कोई खंबा है या कोई और भी चीज है, तो वो द्वार वेद नहीं होता है, वेद नहीं माना जाता है, यह उसका परिहार है। सूर्य नक्षत्र से द्वार चक्र का भी द्वार बनाने के लिए भी कौन सा किस समय में बनाना चाहिए, तो उससे भी सूर्याधिष्ट नक्षत्र से वर्तमान नक्षत्र तक का फल बताया गया है कि आप द्वार चक्र बनाकर उसमें द्वार निर्माण कराएंगे। गवाक्ष विचार अगले पॉइंट में आता है। इस गवाक्ष विचार से तात्पर्य खिड़की झरोखा या वातायन से है। बिना खिड़की या झरोखे के हम भवन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, वेंटिलेशन के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इसके क्या क्या प्रकार हैं, किस प्रकार की वह गवाक्ष इत्यादि होना चाहिए, यह सभी विषय इस पाठ्यांश में आप विस्तृत रूप से जान पाएंगे। अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हैं। सारांश यहाँ पर दिया गया है कि हमने जो प्रस्तुत इकाई में क्या क्या पाठ्यांश को पढ़ा है, गृहारंभ कब करना चाहिए, पंचांग शुद्धि क्या हो, इत्यादि सभी विषयों को कौन सी तिथि में हमें
नहीं करना चाहिए, कौन से मास ग्रह है, सप्तसकार क्या है, भूमि शयन के विषय में है, क्या विचार है, वृष वास्तु चक्र के विषय में हमने जाना, द्वार किस दिशा में होना चाहिए, इन सभी विषयों को इस इकाई के माध्यम से आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और पारिभाषिक शब्दावली इस इकाई की क्या क्या है, उन अभ्यास प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, संदर्भ ग्रंथ की सूची है, सहायक पाठ्य सामग्रियां हैं, और इस इकाई से संबंधित निबंधात्मक प्रश्न भी आपको दिए गए हैं। इसी तीसरे पत्र में आपकी जो दूसरी इकाई होती है वो गृह संबंधित शुभाशुभ योग एवं गृह प्रवेश मुहूर्त। विभिन्न प्रकार के योग जब हम गृहारंभ कार्य करते हैं, या हमें भवन से संबंधित सुख होगा या नहीं होगा, इस प्रकार के विभिन्न योग हम इस माध्यम से जानेंगे। और गृह प्रवेश हमें किस मुहूर्त में करना चाहिए, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय इस इकाई के माध्यम से जानेंगे। आप गृह कालिक कुंडली द्वारा गृह की आयुष्य का ज्ञान, लक्ष्मी युक्त गृह है या गृह का पर हस्तगमन योग है, जिस समय हम गृहारंभ करते हैं उस समय के द्वारा उस कुंडली इत्यादि का निर्माण करके वह गृह कितने समय तक हमारे लिए रहेगा, या 100 वर्ष की प्रमाण के योग क्या है गृह आयु के, इत्यादि विभिन्न विषयों के बारे में प्रस्तुत पाठ्यांश में दिया गया है। 200 वर्ष की आयु का भवन किस योग में होगा, जब आप किसी योग में गृहारंभ करेंगे तो उसकी क्या स्थिति, ग्रह स्थिति होगी, तो वह आप देख सकते हैं। 1000 वर्ष तक भवन की आयु हो तो उस समय आपके गृहों की कुंडली, जिस समय आप गृह बना रहे हैं उस समय कुंडली की क्या स्थिति होगी, तो उसके अनुसार यह सब बन सकते हैं। गृह पिंड के द्वारा भी, हम जो आपका पूरा पिंड है उसके द्वारा भी भवन की आयु का निर्धारण किया जाता है। इसका विषय हमने पूर्व में भी यह विषय जाना था। लक्ष्मी युक्त गृह का क्या योग है, गृह दूसरे के पास कई बार हम भवन ले लेते हैं लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं, कई बार हमें बेचना पड़ता है या विदेश जाना पड़ जाता है, वैसी स्थिति के योग हमें दिखाई देते हैं, तो उन सबका विचार इसमें आपको दिया गया है। किसी कारण से गृह विनाश भी हो जाता है तो उसके लिए क्या योग होंगे, उसकी क्या गणितीय प्रक्रिया है, वह भी आप जानेंगे। यदि आप कपाट से रहित, अर्थात द्वार यदि नहीं है, बिना दरवाजा लगाए या बिना छत वाला या बिना बलिदान या बिना ब्राह्मण भोजन कराए गृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अतः द्वार हमें अवश्य लगाना चाहिए। गृह प्रवेश में समय का निर्देश, अगला जो पॉइंट है उसमें गृह प्रवेश हमें कब करना चाहिए, इस विषय में भी आपके बारे में बताया गया है। 3 प्रकार का गृह प्रवेश बताया जाता है, उस तीनों प्रवेश के विषय में आप जान सकते हैं। इस पाठ्यांश में आपको 3 प्रकार के गृह प्रवेशों के बारे में बताया गया है कि आप नवीन गृह कर रहे हैं या यात्रा के बाद आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, इत्यादि के विषय में आप जान सकते हैं। साथ ही साथ गृह प्रवेश कब हमें करना चाहिए, उसमें मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, जब आपका भवन निर्माण हो गया, जिस प्रकार गृहारंभ में हमें मुहूर्त इत्यादि का ध्यान रखना होता है, उसी प्रकार गृह प्रवेश भी एक विशेष मुहूर्त में हमें करना चाहिए। उस मुहूर्त के बारे में विस्तृत विषय यहाँ पर उपस्थित है, जिसके पढ़ने से आप इस विषय के बारे में आप और अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। लग्न शुद्धि हमें देखनी चाहिए, किस लग्न में आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, उसमें अष्टम भाव आपका शुद्ध होना चाहिए, केंद्र में शुभ ग्रह हो, त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, त्रिषडाय भाव में पापक ग्रह हो, इस प्रकार से लग्न शुद्धि का विचार भी किया जाता है। गृह प्रवेश में जिस प्रकार गृहारंभ में वृषवास्तु चक्र देखा जाता है, उसी प्रकार गृह प्रवेश में वाम रवि विचार भी किया जाता है। वाम रवि का विचार किस प्रकार से हो, उसकी पूरी प्रक्रिया इस पाठ्यांश में दी गई है, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ एक कुंभ चक्र भी बनाया जाता है वृषवास्तु चक्र के अनुसार ही, तो जिस प्रकार वृषवास्तु चक्र बनता है, इसमें कुंभ चक्र बनाने की भी एक अलग विधि है। उस कुंभ चक्र को भी देखना होता है, उस कुंभ चक्र की भी शुभता के माध्यम से आप गृह प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश करते समय गृह पति जो है उसके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, किन किन की पूजा आराधना, किन को भोजन इत्यादि कराना है, यह सब प्रक्रिया इस पाठ्यांश में दी गई है, जिसके माध्यम से आप गृह प्रवेश के गृहपति के कर्तव्य को जान सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जलाशय, देव प्रतिष्ठा इत्यादि का मुहूर्त क्या होना चाहिए, उसके बारे में आप इस पाठ्यक्रम में जानेंगे। और उग्र प्रकृति के देवताओं के स्थापन में, जैसे कि यहाँ पर विशेष विचार किया गया है, मातृकाएं या भैरव या वाराह, नरसिंह, त्रिविक्रम, महिषासुर घातिनी, दुर्गा इत्यादि की स्थापना दक्षिणायन इत्यादि में की जा सकती है। यह कुछ विशेष विचार नहीं तथ्य होते हैं। देव विशेष की स्थापना में विहित मास इत्यादि का विचार कहा गया है,
कि श्रावण मास में शिवलिंग, आश्विन मास में भगवती, मार्गशीर्ष मास में विष्णु, पौष मास में शेषनाग आदि सर्पों की भी स्थापना की जा सकती है। इस प्रकार से इसके फिर अग्रिम उसमें अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, साथ ही साथ सारांश बताया गया है। और सारांश में इस इकाई का पूरा सारांश, आपके गृह की आयु किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी, गृह गृह प्रवेश का मुहूर्त, 3 प्रकार के गृह प्रवेश, सपूर्व, अपूर्व और द्वंद्व गृह प्रवेश, उसके बारे में जानकारी। साथ ही साथ वाम रवि का विचार, कुंभ चक्र का विचार किस प्रकार से किया जाता है, और विभिन्न प्रकृतियों के देवताओं के विषय में विशेष तथ्य क्या है, वह सभी विषयों को आप सारांश के रूप में हमने जाना। इस सभी पाठ्यांश के माध्यम से आप इन विषयों को समझ सकते हैं। पुनः इसमें वही पारिभाषिक शब्दावली, इस पाठ्यांश बिंदु के अंतर्गत अभ्यास प्रश्नों के उत्तर, संदर्भ ग्रंथ सूची, सहायक पाठ्य सामग्री और निबंधात्मक प्रश्न आपको इस इकाई से संबंधित दिए गए हैं। तृतीय पत्र की जो अंतिम इकाई होती है मित्रों, उसका नाम है गृह शोभा, वृक्षारोपण, वास्तु पदादि विचार एवं प्रवेश विधान विचार एवं प्रवेश विधान। इस प्रकार से यह इकाई का नाम है। प्रवेश विधान तक ही प्रवेश विधान 2 बार शायद त्रुटि मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। आप गृह की शोभा किस प्रकार से होनी चाहिए, वृक्षारोपण किस प्रकार से किया जाए, कहाँ हो, वास्तु पदादि विचार हो, प्रवेश में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इन सभी विषयों के बारे में आप इस इकाई में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। गृह शोभा में जो आपकी वातायन एवं गृह प्रवेश आदि विषयों का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। जैसे निषिद्ध पशु पक्षियों का विचार, कि हमें इन सब का चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए, वारा हुआ, सिंह, सियार इत्यादि के चित्र हमें घर में नहीं लगाना चाहिए। शोभा की दृष्टि से आजकल कुछ भी हम लगा लेते हैं, तो वह ध्यान रखना है। गृह के समीप शुभाशुभ वृक्ष कौन कौन से हैं, कौन से वृक्ष हमें घर में लगाना चाहिए, कांटे युक्त वृक्ष नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से जो जो वृक्षों के विषय में है, किसके सामने हमें, ब्रह्मा के मंदिर के पार्श्व में, विष्णु सूर्य शिव मंदिर के सामने, इत्यादि जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सब के बारे में इस पाठ्यांश में बताया गया है। कौन से वृक्ष और कहाँ हमें निवास करना चाहिए, दिशाओं के अनुसार हम किस दिशा में कौन सा वृक्ष लगाए, उसके बारे में भी बताया गया है, जिसके बारे में आप विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ वृक्षारोपण का फल, देखिए हमें बहुत, आज के समय में तो वृक्षों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारे उस समय शास्त्रों में ही वृक्षारोपण का अनंत गुना फल हमें बताया गया है। और वृक्षारोपण हमें कब करना चाहिए ताकि वह वृक्ष लंबे समय तक जीवित रहे, इसलिए उसका मुहूर्त का भी निर्धारण इस पाठ्यांश में निश्चित है, इसके बारे में आप जान सकते हैं। प्रकारांतर से वृक्षारोपण के फल भी आपको बताए गए हैं कि वृक्षारोपण करने के क्या फल है। वही गृह में पूर्वादि दिशाओं में प्लव विचार, किस दिशाओं में भवन की फ्लोरिंग होनी चाहिए, इसके विषय में पूर्व में भी जाना। और भूखंड का जो सिद्धांत है, वही सिद्धांत भवन में भी प्लवत्व के आधार पर हमें जानना चाहिए, वही विषय यहाँ बताया गया है। कूप, जल हमें किस दिशा में हो, जैसे ईशान्य इत्यादि में जल की स्थापना, जल से संबंधित तत्व की स्थापना हमें करनी चाहिए, उसका उससे संबंधित पाठ्यांश इस पाठ्यांश में निर्धारित है, जिसका अध्ययन करने से आप कूप स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए, देखिए चक्र के माध्यम से भी आप किस दिशा में, जैसे ईशान्य में यदि कूप बनाते हैं तो वह शुभ है, उत्तर दिशा में बनाएंगे तो वह शुभ है, पूर्व में बनाएंगे तो शुभ है, पश्चिम में बनाएंगे तो शुभ है। इस प्रकार से आप घर में जल से संबंधित तत्व कहाँ होना चाहिए, उसके विषय में बताया गया है, यह चित्र के माध्यम से जान सकते हैं। कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। एकाशीति पद वास्तु, भवन हेतु एकाशीति पद वास्तु का विचार किया जाता है। एकाशीति पद वास्तु का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, उनमें आंतरिक देवता कौन कौन से होते हैं, एक चक्र किस प्रकार से बनेगा, एक पद कितना होगा, उस सब के बारे में इसमें दिया गया है कि एक एक पद किस प्रकार से हो। तो आपका जो भूखंड है उसको एकाशीति पद वास्तु में किस प्रकार से हम निवेश कर सकते हैं, यह वस्तुतः मेन यही होता है, इसी के आधार पर हम प्लॉट इत्यादि भवन की प्लानिंग कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है, इसी एकाशीति पद वास्तु के माध्यम से हम भवन का निर्माण करते हैं। यह एकाशीति त्रिकोणीय प्रकार से भी बनते हैं, देखिए त्रिकोणीय आकार, मान लो भूखंड त्रिकोणीय है तो उसमें किस प्रकार से करना होगा, वह एक चित्र दिया हुआ है। इसी के साथ वृत्तात्मक, यह आजकल बहुत देखने को भी मिलता है, और वृत्तात्मक आप
एकाशीति पद वास्तु का निर्माण किस प्रकार किया जाए, इस चित्र के माध्यम से आप वह उसका स्वरूप समझ सकते हैं। चतुष्षष्टि, जब भी हम कोई नगर का या मंदिर इत्यादि का विन्यास करते हैं तो वहां चतुष्षष्टि पद वास्तु का निर्माण किया जाता है। तो उसका निर्माण किस प्रकार हो, उसके बारे में आप इस इकाई के माध्यम से, इस प्रस्तुत पाठ्यांश के माध्यम से जान सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से कौन सा पद किस देवता का कितना पद होगा चतुष्षष्टि पद वास्तु में वह जान सकते हैं, उसको किस प्रकार से करना है। वृत्ताकार चतुष्षष्टि पद वास्तु किस प्रकार से हो, यह आप जान सकते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। इसके बाद शिलान्यास, वस्तुतः एकाशीति पद वास्तु और चतुष्षष्टि भवन इत्यादि के लिए एकाशीति पद वास्तु का प्रयोग किया जाता है। मंदिर हुआ, नगर विन्यास करना है तो चतुष्षष्टि पद वास्तु का विन्यास किया जाता है, उसकी विधि यहाँ पर दी गई है। शिलान्यास विधान, शिलान्यास में कौन सी शिला कहाँ रखनी चाहिए, उसमें क्या क्या पूजा से सामग्री होती है, वह सब विषय इस पाठ्यांश में दिया गया है, जिसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे वास्तु शांति विधान, हमें वास्तु शांति पूजा इत्यादि किस प्रकार से करनी चाहिए, उसकी मुख्य विधि क्या है, वह सारांश में किस प्रकार से देवताओं वहाँ वास्तु पूजन की जाती है, पूरा उसमें कौन कौन से चक्र इत्यादि बनाए जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। गृह प्रवेश विधान किस प्रकार से होता है, ये हमने जाना। अपूर्व सपूर्व द्वंद्व, यदि नए भवन में जाते हैं तो वह अपूर्व होता है, यात्रा इत्यादि के बाद हम आते हैं तो सपूर्व होता है, इस प्रकार से। और कोई भूकंप या अग्नि या बाण इत्यादि से कोई नष्ट हो जाए फिर उसे बनाते हैं तो वह वैसा भवन द्वंद्व गृह प्रवेश कहलाता है। तो गृह प्रवेश की विधि क्या है, उसके बारे में भी इस पाठ्यांश में दिया गया है। वास्तुरोपण की विधि क्या होती है, उस वह पाठ्यांश दिया गया है। और गृह प्रवेश की पूजा विधि, उसके विषय में भी सामान्य केवल सारांश रूप में दिया गया है। इस प्रकार से आगे अभ्यास प्रश्न है और सारांश है कि इसमें हमने गृह से शोभा संबंधित कौन कौन से हमें चित्र इत्यादि घर में नहीं होने चाहिए, वृक्षारोपण कब करें, वृक्षारोपण का फल क्या है, कौन कौन से हमारे भवन के आसपास वृक्ष ठीक होते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। एकाशीति पद वास्तु का निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए, चतुष्षष्टि पद वास्तु का निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए, प्रत्येक देवताओं का प्रत्येक पद में कौन कौन से कितने कितने पद होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। विभिन्न प्रकार के गृह प्रवेश, चाहे वह अपूर्व हो, सपूर्व हो, द्वंद्व हो, इत्यादि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और साथ ही साथ इस इकाई से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर, संदर्भ ग्रंथ सूची, सहायक पाठ्यक्रम और निबंधात्मक प्रश्न आपको इस इकाई से संबंधित दिए गए हैं। मित्रों, इस प्रकार से यह आपका तीनों इकाई का पाठ्यक्रम, तीनों इकाई मतलब यह जो तृतीय प्रश्न पत्र है उसमें तीनों इकाइयों का पाठ्यक्रम इस वीडियो के माध्यम से जाना। एक बार पुनः आपसे कहूंगा कि डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र का यह जो पाठ्यक्रम है श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल का, निश्चित तौर पर वास्तुशास्त्र के महत्वपूर्ण विषयों का इसमें समावेश किया गया है। इस पाठ्यांश का यदि आप समीचीन तरीके से अध्ययन करते हैं तो वास्तुशास्त्र के साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र में कुंडली निर्माण की प्रक्रिया से आप निश्चित तौर पर इन विषयों को समझ पाएंगे और विशेष ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। साथ ही साथ वास्तु में आपका विशेष दक्षता हासिल हो सकती है। यह पाठ्यक्रम निश्चित तौर पर आपके जीवन में एक ज्ञान में, वास्तु से संबंधित ज्ञान में एवं ज्योतिष के ज्ञान में वृद्धि करेगा। पाठ्यांश पूरा आपके पास निश्चित तौर पर है, उपलब्ध है। इस पाठ्यांश को पढ़कर और इससे संबंधित विषयों को अन्य संदर्भ ग्रंथों से भी पढ़कर आप विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। सारांश रूप में मैंने कुछ वीडियोस में केवल मुख्य मुख्य विषयों को क्या क्या विषय यहाँ पर उपलब्ध है और उनमें क्या महत्ता है, सारांश रूप में आपको बताने का प्रयास किया। आप सभी ने ध्यानपूर्वक इन सब विषयों का अध्ययन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। वहाँ के प्रत्येक सदस्य को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी छात्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।